हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 43 सॉल्व करेंगे, जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह के टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पे। सो विलियम सिडनी पोर्टर रोड अंडर द सिडोनिम ऑफ। तो विलियम सिडनी पोर्टर हैं, ये ऑथर हैं, और इनका जो क्या सिडोनिम है ये हमें बताना है। सिडोनिम वो होता है जब कोई राइटर कोई अपनी कुछ राइटिंग लिखता है और उसमें वो अपना नाम न दे करके कोई एज्यूम नेम ले लेता है, दैट इज कॉल्ड सिडोनिम। तो ऑप्शन ए ओ हेनरी, बी जॉर्ज डब्ल्यू केबल, सी हेनरी जेम्स एंड डी मार्क ट्वेन। सो क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर ओ हेनरी। सो कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, जिससे आप अपना स्कोर देख सकें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और बाद में कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु पॉपुलराइज द टर्म लोस्ट जनरेशन। तो लोस्ट जनरेशन इज अ टर्म, और ये बताना किसने इसको पॉपुलराइज किया है। हेमिंगवे, फॉकनर, अगेन फॉकनर, दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं ये, एंड मेलविले। So the correct answer will be A, Hemingway. क्वेश्चन नंबर 3, पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीजीटी में आया हुआ है पहले। सो पुलिट्जर जो प्राइज होता है वो कौन उसको अवॉर्ड करता है, कौन देता है उसको। द अमेरिकन गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, सी द फोर्ड फाउंडेशन, एंड डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। So question number 3, the correct answer will be D here, Columbia University, New York. क्वेश्चन नंबर 4, नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाय। तो नोबल प्राइज कौन देता है लिटरेचर के लिए। द स्वीडिश अकेडमी, नॉर्वे, द अमेरिकन अकेडमी, सी नोबल अकेडमी ऑफ अवार्ड्स, एंड डी रॉयल अकेडमी, ब्रिटेन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, द स्वीडिश अकेडमी, नॉर्वे। Then question number 5, the Booker Prize for the best original novel is awarded by। तो बुकर प्राइज कौन देता है। मैन ग्रुप, गिल्डहॉल लंदन इंग्लैंड, बी द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, सी द अमेरिकन अकेडमी, एंड डी ही फोर्ड द here the should be there, the Ford Foundation. So question number 5, the correct answer will be A here, Man Group, Guildhall, London, England. Question number 6, a verse of 2 lines length rhyming with each other at and is called। तो जो 2 लाइंस का जो वर्क होता है, अ वर्स, कोई जो वर्स है, जो रचना है 2 लाइंस की, उसमें जो दोनों एक दूसरे से राइम करती हैं ये लाइंस, उसको क्या बोलेंगे। सो क्वाट्रेन, तर्जा रीमा, कपलेट और ओटावा रीमा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, कपलेट। 2 लाइन का जो होता है वो कपलेट होता है, हिंदी में इसको बोलें तो दोहा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, the same sputtering of syllables was here drawn by the tittering of the class। तो यहाँ पे हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। सो ऑप्शन ए ऑक्जीमोरन, बी मेटाफर, सी अपोस्ट्रोफी, एंड डी ओनोमेटोपोइया। सो हेयर यू कैन सी स्पटरिंग ऑफ सिलेबल्स वाज हियर। जहाँ पे भी कोई चीज़ हम सुन सकते हैं, मीन्स कहीं भी साउंड जो दिया जाता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, डी ओनोमेटोपोइया। जहाँ भी कोई साउंड वगैरह की बात है, सुनने की बात है, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमें ओनोमेटोपोइया लगा देना है। देन क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव रेड शेक्सपियर। तो ऑक्जीमोरन, मेटोनमी, अपोस्ट्रोफी और ओनोमेटोपोइया, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे। तो देखिए, वी हैव रेड शेक्सपियर, हमने शेक्सपियर को पढ़ा। तो हमने यहाँ शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, हमने शेक्सपियर के वर्क को पढ़ा, लेकिन शेक्सपियर के वर्क के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, शेक्सपियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा दैट इज मेटोनमी। मेटोनमी वो होता है जब किसी चीज़ की बात करने के लिए हम कोई दूसरा वर्ड वहाँ पे यूज कर देते हैं, तो वो मेटोनमी होता है। तो शेक्सपियर के वर्क के लिए हमने शेक्सपियर यूज किया है, तो यहाँ पे मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री।
तो इसमें देख लेते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे लाइज वर्ड आ रहा है और लाइज के यहाँ पे 2 सेंस निकलते हैं। एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना और दूसरे लाई का मतलब होता है वहाँ पे रहना या निहित होना। तो यहाँ पे जो एम्बेसडर है वो एक ऑनेस्ट मैन है हु लाइज एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। वो अपने देश के अच्छाई के लिए, भले के लिए वो क्या करता है, एब्रोड में या तो रहता है या एब्रोड से झूठ बोलता है। जो भी है इसके अलग अलग 2 सेंस जा रहे हैं, तो इसमें पन करेक्ट हो जाएगा। पन हमारा हिंदी में यमक अलंकार होता है जिसमें हम एक ही वर्ड लिखा होता है, उसके अलग अलग जब मीनिंग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पन। क्वेश्चन नंबर 10, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो यहाँ देखिए कंपैरिजन हुआ है और लाइक का यूज भी हुआ है। जहाँ भी लाइक, सो एंड एज ऐसे वर्ड्स को यूज करके कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमली। देन क्वेश्चन नंबर 11, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। तो अथॉरिटी यहाँ पे दिया हुआ है दैट फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। तो यहाँ पे हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ऑक्जीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी और ओनोमेटोपोइया। सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर विल बी बी है पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए अथॉरिटी है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। तो यहाँ फॉरगेट्स जो क्वालिटी होती है ह्यूमन क्वालिटी होती है, लेकिन उसको हमने अथॉरिटी के लिए यूज किया है। इसका मतलब क्या है, हमने अथॉरिटी को क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो ऑक्जीमोरन, मेटोनमी, अपोस्ट्रोफी एंड ओनोमेटोपोइया। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपने अब तक सोच लिया होगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर मेटोनमी। और मेटोनमी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पेन है, पेन मीन्स हेयर द पावर ऑफ जनरलिज्म। तो जनरलिज्म की पावर के लिए यहाँ पेन का यूज किया है। और ये जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड मीन्स पावर ऑफ आर्मी, तो दैट इज स्वॉर्ड। तो इनके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग वर्ड यूज किए हैं, तो यहाँ पे मेटोनमी वर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। यहाँ पे इनकरेक्ट मैचिंग देखनी है हमें। टच स्टोन जो फूल है किसका, एज यू लाइक इट का, बिल्कुल सही है। गोनड्रिल इज अ कैरेक्टर ऑफ किंग लियर, करेक्ट है। देन चिन्ना जूलियस सीजर में है, ये भी करेक्ट है। एंड देन गोबो। तो गोबो यहाँ 12th नाइट का कैरेक्टर नहीं है, गोबो इज द कैरेक्टर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेज ऑफ मैन। तो कौन से शेक्सपियर के प्ले में 7 एजेज ऑफ मैन को डिस्क्राइब किया गया है, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट और एज यू लाइक इट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, एज यू लाइक इट, जो उनका 1599 में वर्क आया था। और इसमें जैक्स ने ये लाइन बोली है 7 एजेज ऑफ मैन। इसमें जो बहुत सारी उसने काफ़ी सारी लाइन्स बोली हैं और ये फेमस है इसमें 7 एजेज ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 15, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। तो शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क था वो कब किया गया था, बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612 और आफ्टर 1603। सो 15 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर। जो शेक्सपियर का बेस्ट वर्क है वो आफ्टर 1603 लिखा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 16, read the following lines and answer the questions and follows. So here, O Julius Caesar, thou art mighty yet thy spirit walks abroad and turns out our swords in our proper external. तो ये जो लाइन बोली गई है इसका हमें क्या करना है, एसेंस बताना है, यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है। तो ब्रूटस वाज टू माइटी, सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, एंटोनी वाज माइटी और कैसियस वाज माइटी। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। सीजर की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पावर थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी और वो फिर भी पावरफुल बना हुआ था। सो दैट इज़ द थीम ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। तो मैकबेथ ने किसका घोस्ट देखा था, बैंक्यू, डंकन, आइगो, ईगो एंड हैमलेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, बैंक्यू। तो बैंक्यू मैकबेथ का फ्रेंड होता है जिसकी उसने क्या किया था, मर्डर करवा दिया था मर्डरर्स को भेज करके। और बैंक्यू वहाँ पे मर गया था लेकिन उसने अपने बेटे को बचा लिया था फिलिंस को, और फिलिंस वहाँ से बच के भाग गया था। तो बैंक्यू को बार बार मैकबेथ को बार बार बैंक्यू का घोस्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18, द fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves.
that we are underlings. Cassius made this remark before Brutus because, तो ये जो रिमार्क है ये कैसियस बोलता है, ब्रूटस से बोलता है ये लाइंस वो, तो क्यों बोलता है यहाँ पे हमें बताना है। ही लव्स ब्रूटस एंड वांटेड टू सी हिम ऑन द टॉप। बी, ही हेट्स ब्रूटस एंड वांटेड टू किल हिम। सी, ही हेट्स सीजर एंड वांटेड टू किल हिम। And D, he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar. So the correct answer will be D here, क्योंकि जो कैसियस है वो सीजर की जो ग्रोइंग पावर है, बढ़ती हुई शक्तियां हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और वो ब्रूटस को उकसाता है सीजर के खिलाफ। तो दैट इज द सेंस ऑफ दिस लाइन। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ द फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। तो वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम था उसका टाइटल यहाँ बताना है हमें। सो ऑप्शन ए डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, बी लिरिकल बैलेड्स, सी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी एंड डी प्रेल्यूड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। क्वेश्चन नंबर 30, लूसी पोम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू। तो जो वर्ड्सवर्थ की लूसी पोम्स हैं वो बतानी है हमें। हिज अर्ली पोम्स हैं a group of 5 lyrics by him, poems by Wordsworth in collaboration with Coleridge, and D, his humorous poems. So the correct answer will be B here, a group of 5 lyrics by him. तो ये जो उसकी 5 lyrics हैं लूसी की, उसी में से एक है ये। लूसी पोम्स जो हैं वो क्या है, 5 लाइन्स 5 पोएम्स का एक संग्रह है जिसमें सभी में लूसी का जिक्र हुआ है, और ये 1799 में लिखी गई थी, जिनको 1800 में इनको पब्लिश करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर फ्रॉम द बिलो कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। तो ये लाइन्स बतानी है कहाँ से ली गई है। ऑप्शन ए सोलिटरी रीपर, बी ओड टू नाइटिंगेल, सी टू द कुकू एंड डी टू अ स्काईलार्क। सो इसका करेक्ट आंसर है ए हेयर, सोलिटरी रीपर। तो सोलिटरी रीपर्स की ये लाइन है जिसमें कि एक वर्ड्सवर्थ कहीं पे जाते हुए, कहीं रास्ते से गुजरते हुए वो एक अननोन लड़की को देखता है जो कि एक प्यारा सा सॉन्ग गा रही थी किसी अनजानी लैंग्वेज में। सो क्वेश्चन नंबर 22, हु सेड द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो किसने बोला है ये। टी.एस. इलियट, एस.टी. कोलरिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और विलियम वर्ड्सवर्थ। So the correct answer will be D here, William Wordsworth. Who criticized Wordsworth for not following his own theory of poetry? तो किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है अपनी पोएट्री ऑफ थ्योरी को फॉलो ना करने के लिए। तो अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, मिल्टन और गोएथ। So 23 question, the correct answer will be B here, T.S. Eliot. Then 24 question, the ode on the morning of Christ nativity was begun on। तो ये जो ओड है ये बताना है हमें कब स्टार्ट हुआ है। तो ये जो क्राइस्ट आ रहा है यहाँ से हम याद रख सकते हैं क्रिसमस डे को, और इसका जो ईयर है दैट इज 1629। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ, क्रिसमस डे 1629। और क्रिसमस डे कब मनाते हैं हम, 25 दिसंबर। देन 25 क्वेश्चन, whom did Milton consider his master। तो मिल्टन ने अपना मास्टर किसको कंसीडर किया है, एडमंड स्पेंसर, होमर, जोफ्री चौसर और थॉमस मोर। सो क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, एडमंड स्पेंसर। 26 क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। और ये किसने बोला है कि मिल्टन जो स्पेंसर का पॉलिटिकल सन है। जॉन ड्राइडन, पोप, जोनाथन स्विफ्ट और डॉक्टर जॉनसन। So the correct answer will be A, John Dryden. 27 question, the following lines are taken from How soon hath time, the suitable thief of youth, stolen on his wing my 3 and 20th years। तो on his being arrived to the age of 23, on his blindness, massacre at Piedmont and D. Lycidas। So 27 question, the correct answer will be A here, on his being arrived to the age of 23। तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिल सकता है 3 and 20th year means 23।
28 question, in which sonnet of Milton does the following lines occur? They also serve who only stand and wait. जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वो भी गॉड की सेवा करते हैं। तो कौन से वर्क से लाइन ली गई है? On his blindness, Lycidas, paradise lost and paradise regained. So the correct answer will be A here, on his blindness. 29 क्वेश्चन, हु इज गिवन सोलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस? तो जस्टिस में सोलिटरी पनिशमेंट किसको दी गई थी? फाल्डर, एडवर्ड क्लेमेंट, वुडर और मॉनी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, फाल्डर। तो फाल्डर को सोलिटरी पनिशमेंट दी गई थी क्योंकि उसने 9 पॉइंट का 90 पॉइंट कर दिया था, तो इसी चक्कर में उसको सजा दी गई थी। एक चेक दिया गया था उसको 9 पॉइंट का, जिसको उसने 90 पॉइंट में बदल दिया था। 30 क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर? और कौन से प्ले में, कौन से वर्क में गाल्सवर्दी के विलियम फाल्डर कैरेक्टर है? तो अभी ऊपर ये क्वेश्चन है जस्टिस। जस्टिस प्ले में कब ये पब्लिश हुआ था? 1910 में। देन क्वेश्चन नंबर 31, गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्न हिम नेम एंड फेम वाज? तो ऐसा वर्क गाल्सवर्दी का जिसमें उसे नेम और फेम मिला था। द फोरसाइट सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉयल्टीज और नन। सो 31 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, द फोरसाइट सागा। 1932 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। देन फोरसाइट सागा 1922 में पब्लिश हुआ था। देन 32 क्वेश्चन, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज टू ऑफर ऑफ अ नाइटहुड? तो कौन से ईयर में गाल्सवर्दी ने रिफ्यूज किया था ऑफर नाइटहुड का? तो 1917, 1918, 1990 और 1920। सो 32 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 1918। तो देखिए इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं 1917 और 1918 में। लेकिन यदि ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है और आयोग ने इसको 1918 माना है तो हम इसको 1918 ही करेक्ट करेंगे। सो 33 क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबल और अपोस्ट्रोफी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, हाइपरबल। वाई? क्योंकि जहाँ पे किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर या किसी बात को बहुत ज़्यादा घटाकर बोला जाता है तो वहाँ पे हाइपरबल होता है। अब छोटे से हैंड्स हैं यहाँ पे, हैंड्स को साफ़ करने के लिए या महकाने के लिए अरब का पूरा परफ्यूम भी यूज कर लिया जाए तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बात बोली गई है, यहाँ हाइपरबल करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोइक? इसमें ओनोमेटोपोइक ढूंढना है वर्ड हमें, और ओनोमेटोपोइक में हमें क्या ढूंढना होता है? साउंड ढूंढना होता है। तो कैरी, बियर, फियर एंड बग। तो देखिए और कोई इसमें साउंड नहीं है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, बग। 35 क्वेश्चन, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड? तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। सो ऑप्शन ए सिम्बली, बी पर्सोनिफिकेशन, सी पैराडॉक्स एंड डी मेटाफर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, मेटाफर। देखिए यहाँ हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड, तो हैप्पीनेस को सीधे क्या बता दिया? ओकेशनल एपिसोड है ये इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो किसी के जैसा ना बता के अगर किसी चीज़ को वो ही मान लिया जाता है तो वहाँ पे मेटाफर हो जाता है। 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफी? तो इसमें कौन से सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है? मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, पैट्रियोटिज्म, व्हाट ऑर्डर्स आर डन इन योर नेम, सी माई लव इज अ रेड रेड रोज एंड डी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सो हेयर देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैट्रियोटिज्म है, इसको हमने एड्रेस किया है, और अपोस्ट्रोफी में हम कौन सा साइन यूज करते हैं? ये वाला, एक्सक्लेमेटरी वाला। तो 36 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन, यहाँ भी हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन, द लिटरेरी आर्ट ऑफ
diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called. तो allegory, melodrama, parody और satire. तो 38 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, पैरोडी. देन 39 क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट्स. तो कर्टेन रेजर होता है ड्रामा में, वो क्या इंडिकेट करता है? वन हु रेज कर्टेन्स, बी अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, सी सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रूथ, and D a short play before the main play. So 39 D option is correct here, a short play before the main play. Then 40 question, what is the meaning of expression avant-garde. तो avant-garde का हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है. तो unintentional attitude, B ridiculing attitude, C tragic conclusion and D new writing that is innovative. So D option is correct here, new writing that is innovative. 41 question, what is stream of consciousness technique. तो stream of consciousness technique कौन सी होती है? Technique which depicts the inner thought and feeling. B a study of relation between words and things. C a theatrical device and D a particular kind of knowledge. So 41 question, the correct answer will be A here, technique which depicts the inner thoughts and feelings. 42 question, another name for verse libre. वर्स लिबरे का हमें दूसरा नाम बताना है. तो फ्री और ओपन वर्स, दैट इज द करेक्ट आंसर, और ये एक फ्रेंच वर्ड है, वर्स लिबरे. 43 क्वेश्चन, अ सिजूरा इज अ. तो सिजूरा क्या है? इन अ लाइन, pause, syllable, strain or accent. So the correct answer will be A here, pause. 44 question, what is poetic license. poetic license क्या होता है? तो ऑप्शन ए, poetry written to established rules and regulations of versification. B royal permission to write poetry. C liberties with language and facts in poetry, and D poetic norms of a particular period. So the correct answer will be C here, liberties with language and facts in poetry. So 44 question, the correct answer will be C. 45 question, the unbroken flow of thoughts and awareness in the waking mind is called. जो थॉट का, विचारों का और अवेयरनेस का जो अनब्रोकन फ्लो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफेनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. So 45 question, the correct answer will be A here, stream of consciousness. 46 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस. तो कैथारसिस का यहाँ मतलब बताना है, क्या होता है कैथारसिस. ये ट्रेजिक टर्म होता है एक, और ट्रेजिक फ्लो इन द एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटैगनिस्ट, फॉल्स स्टेप टेकन सिन डार्क एंड परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, परगेशन ऑफ इमोशन एंड पिटी, इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर. तो कैथारसिस क्या होता है? ये ट्रेजिडी जो होती है उसमें परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर होता है. 47 क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर. अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी. सो पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, एलिट्रेशन एंड पन. So question number 47, the correct answer will be C here, alliteration. तो alliteration वो होता है जिसमें कोई भी साउंड या वर्ड किसी बिगिनिंग में वर्ड्स के बार बार रिपीट होता है. तो देखिए ए साउंड यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आया है और बार बार ये रिपीट भी हो रहा है, तो यहाँ alliteration करेक्ट हो जाएगा. 48 क्वेश्चन, यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें. अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग. तो ये यहाँ पे अथॉरिटी क्या करती है? फॉरगेट्स करती है, मीन्स भूल जाती है अ डाइंग किंग को. तो पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबल एंड मेटाफर. सो क्वेश्चन नंबर 48, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, पर्सोनिफिकेशन. तो अथॉरिटी को क्या किया गया यहाँ पे? पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि फॉरगेट्स जो होता है ये ह्यूमन क्वालिटी होती है. 49 क्वेश्चन, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री.
तो सिमली, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबल और मेटाफर, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? सो क्वेश्चन नंबर 49, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, मेटाफर, क्योंकि फ्रेंडशिप को यहाँ पे सेल्टरिंग ट्री जैसा नहीं बताया, सीधे सेल्टरिंग ट्री ही बता दिया गया है। 50 क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच हेयर, तो मिल्टन को यहाँ पे क्या किया है, एड्रेस किया गया है, तो ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, बी एपोस्ट्रोफी, सी हाइपरबल एंड डी सिमली। सो क्वेश्चन नंबर 50, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, एपोस्ट्रोफी। 51 क्वेश्चन, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, तो यहाँ पे वेरी वे देखिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट और हाइपरबल। तो देखिए वे तो कभी वियरी नहीं हो सकता, तो वियरी किसके लिए यूज होना चाहिए, प्लोमैन के लिए, लेकिन प्लोमैन के लिए यूज ना करके एडजेक्टिव है ये किसके साथ यूज हुआ है, वे के साथ। जब हम कोई भी एडजेक्टिव जिसके साथ यूज होना है उसके साथ यूज ना करके किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज कर देते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच होता है। 52 क्वेश्चन, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, तो पन, personification, simile and oxymoron. So question number 52, the correct answer will be B here, personification. तो देखिए यहाँ पे ब्यूटी है और यहाँ पे देखिए आइज किसकी होती हैं, आइज होती हैं ह्यूमन की, तो यहाँ पे हमने ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर दिया, तो पर्सोनिफिकेशन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 53 क्वेश्चन, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, तो ये किसने बोला है ये रिमार्क, निकोल, ब्रैडली, कोलरिज एंड गोडार्ड। सो 53 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, निकोल, तो निकोल ने बोला है ये, जो इनके शेक्सपियर के बायोग्राफर रहे हैं। सो 54 क्वेश्चन, हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विद, टू हेल, एलिजेंस, वॉश टू द ब्लैकेस्ट डेविल, इज अ स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाय, तो जो लाइन है ये किस में दी गई है, हैमलेट में दी गई है, तो बताना है इस लाइन का स्पीकर कौन है, हैमलेट, लर्टिस, पोलोनियस और क्लाउडियस। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, लर्टिस। 55 question, if music be the food of love, play on, give me access of it, which play of Shakespeare opens with this line, तो ये जो लाइन है इससे शेक्सपियर का कौन सा प्ले ओपन होता है, 12th नाइट, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट और मैकबेथ। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, 12th नाइट, तो 12th नाइट में एक्ट 1 सीन 1 में ये लाइन बोली गई है, और ये लाइन किसने बोली हुई है, ड्यूक ओलिवर ने बोली गई है ये लाइन। तो ये जो लाइन है ये ड्यूक ऑफ ओर्सिनो ने बोली है कि इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, क्योंकि ओलिविया के प्यार में पागल है वो, और स्टार्टिंग में जो प्ले की स्टार्टिंग होती है वो इसी से होती है। 56 क्वेश्चन, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ड स्प्राइट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट, इज अ स्पीच बाय, तो ये स्पीच किसने दी है, हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर और लेडी मैकबेथ। सो क्वेश्चन 56, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, हैमलेट। 57 क्वेश्चन, अबाउट टोटल्स मिसैलेनी, अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज, तो टोटल मिसैलेनी एक वर्क है, उसके बारे में शेक्सपियर के किसी प्ले का कैरेक्टर बोलता है, I had rather than 40 shillings, I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker and in which play? तो इन लाइन्स का जो है स्पीकर कौन है और कौन से प्ले में है, तो सिलेंडर इन मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट एंड डॉन पेड्रो इन मच अडो अबाउट नथिंग। So the correct answer will be A here, Slender in Merry Wives of Windsor. 58 question, Hamlet's dilemma in Act 3 scene first, to be or not to be, तो इसकी हमें यहाँ पे सेंस बताना है, to kill Claudius or not to kill him, to kill Gertrude or not to kill him, to marry Ophelia or not to marry her, and to love or to die। तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है इन्होंने, गर्ट्रूड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हर यूज होना है, और ये जो सेंस है इसका टू बी और नॉट टू बी, इसका जो सेंस है दैट इज टू लिव और टू डाई।
59 क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। तो वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। एंड रेप ऑफ लुक्रीज कितने लाइन में लिखी गई है? 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन और 8 लाइन स्टैंजा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, 7 लाइन स्टैंजा। 60 क्वेश्चन, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज अलोंग विद हिज 126 सोनेट्स टू। तो अलोंग विद यहाँ दिया है 126 सोनेट्स और ये 2 पोम्स वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रीज। तो किसको डेडिकेट की हैं शेक्सपियर ने ये? डार्क लेडी, हिज पब्लिशर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन और बेन जॉनसन। सो 60 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो टोटल 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें से 126 उसने अपने फ्रेंड WH को डेडिकेट किए हैं और वो यहाँ पे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। बीच के जो 26 हैं वो डार्क लेडी को और बाद के 2 लव क्यूपिड को डेडिकेट किए गए हैं। तो अब ये 126 सोनेट प्लस वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीज, ये 2 पोम ये उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की हैं। 61 क्वेश्चन, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। तो कौन से उनके वर्क में रॉयल क्रिमिनल जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है? तो किंग लियर, हेनरी IV, रिचार्ड III एंड हेनरी VIII। सो क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, रिचार्ड III। 62, truth is as impossible to be soiled by any outward touch as the sunbeam। तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? एरोपैजेटिका, लिसिडस, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड ऑन शेक्सपियर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। 63 question, none can love freedom hardly but good men, the rest love not freedom but license, no man who knows aught can be so stupid to deny that all men naturally were born free। तो ये लाइंस बतानी है कहाँ से ली गई हैं? एरोपैजेटिका, लिसिडस, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। So question number 63, the correct answer will be D here, tenor of kings and magistrate। तो ये उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के लिए लिखी हुई है जिसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1649 में। तो उसके ऊपर ये जो इन्होंने एक पोम लिखी थी। 64 क्वेश्चन, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? एरोपैजेटिका, लिसिडस, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल। 65 क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। जो स्ट्राइफ उनका प्ले है उसकी हमें थीम बतानी है, लेबर डिस्प्यूट, जस्टिस, वार्स और क्लास डिस्टिंक्शन। सो 65 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, लेबर डिस्प्यूट्स। 66 क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। तो गाल्सवर्दी का फेमस प्ले है द सिल्वर बॉक्स, 1906 में आया ये। तो इसका हमें बताना किस चीज़ से डील करता है ये? द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर और द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन। सो 66 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। 67 क्वेश्चन, हु इज हेरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। तो गाल्सवर्दी का जो वर्क है जस्टिस उसमें हेरोल्ड क्लेवर जो कैरेक्टर है वो क्या है? जज, गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल और मैनेजिंग क्लर्क। सो 67 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, गवर्नमेंट काउंसिल। 68 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिए गए हैं और यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। वॉक फास्ट लिस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। तो देखिए जहाँ भी ये लिस्ट आता है इस लिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन इसके साथ शुड का जाएगा। जहाँ भी लिस्ट आएगा उसके साथ हमें शुड ही लगाना है। तो वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन 69, चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट
डैश ऑफ अ वुमन, तो पोजेशन, ट्रेजर, ऑर्नामेंट एंड प्रॉपर्टी। तो देखिए वुमन क्या करती है, ऑर्नामेंट पहनती है ना, आभूषण पहनती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑर्नामेंट। तो चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन। 70 क्वेश्चन, When an infant displayed signs of illness, जब किसी जो छोटा इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, उसको किसी भी तरह का जो कुछ बीमारी या कुछ दिक्कत परेशानी होती है, तो द एंसियस पेरेंट्स कोल्ड इन अ, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो किसको दिखाते हैं, पीडियाट्रिशियन, प्लेगियरिस्ट, पोडियाट्रिस्ट और प्रैक्टिशनर। तो 70 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, पीडियाट्रिशियन, तो बच्चों का डॉक्टर। पीडियाट्रिशियन क्या होता है, बच्चों का डॉक्टर, जो बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम से ठीक करता है। 71 क्वेश्चन, इट वॉज डिफिकल्ट टू सी थ्रू द डैश ऑफ द हेडलाइट्स एट द कार्स, तो ब्रिलियंस, डैजल, ब्राइटनेस और साइन। सो 71 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, डैजल। 72 question, his book was remarked by many dash remark which made us forget its main theme, तो idiotic, humorous, slanted और digressive. So 72 question, the correct answer will be D here, digressive. 73, she came in looking dash she had seen a ghost, तो as if, even or thou. So 73 question, the correct answer will be A here, as if. As if का means क्या होता है, मानो। तो she came in looking as if she had seen a ghost, तो वो ऐसे आई, ऐसे देखती हुई आई हो जैसे कि उसने कोई घोस्ट, कोई भूत देख लिया हो, है ना। 74 question, you dash you come here, I shall help you, तो should, would, may और had. So 74 question, the correct answer will be A, should. Should you come here, I shall help you. 75 question, dash intelligent he may be, he cannot pass, तो if, however, even if और whatever. So 75 question, the correct answer will be B here, however. However intelligent he may be, he cannot pass. Then 76 question, let Ram and dash paint me your home, तो I, me, myself and mine. The correct answer will be me here, B option is correct, क्योंकि let के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो let Ram and me paint your home. Then choose the appropriate meaning for the given idioms. यहाँ पे idioms दिए हुए हैं जिसके हमें मीनिंग बताने हैं, तो to plow a lonely furrow, सो टू प्लो अ लोनली फ्यूरो, तो इसका हमें मीनिंग बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए, टू वॉक ऑल अलोन, बी, टू डू समथिंग विच नो वन हैज अटेम्प्टेड, सी, टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट, एंड डी, टू टिल द लैंड ऑल बाय वन सेल्फ। सो 77 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट। 78 क्वेश्चन, to rub shoulders with, option A, to have troublesome itching, B, to meet and mix with people, C, to establish close contact with someone, and D, to kick against the prick. So the correct answer will be B here, to meet and mix with people. 79 question, to take a leaf out of somebody's book, तो इसका यहाँ मीनिंग बताना है, to steal something valuable, B, to conform to others' standard, C, to follow the dictates of someone, and D, to take him as a model. So 79 question, the correct answer will be D here, to take him as a model. 80 question, to play truant, तो ऑप्शन ए, to shirk duty etc., B, to play chess, C, to be fool, and D, to follow the rules of the game. So the correct answer A, to shirk duty etc. Then choose the appropriate synonym for the given words, तो यहाँ synonym बताने हैं हमें। तो 81 क्वेश्चन,
81 क्वेश्चन, प्रोक्लिविटी। तो प्रोक्लिविटी का यहाँ हमें सिनोनिम बताना है और सिनोनिम होते हैं पर्यायवाची। सो ऑप्शन ए एप्टीट्यूड और डिस्पोजिशन, बी हैवी और बल्कि, सी हैस्टेन और एक्सपेडाइट, एंड डी स्टॉप और हिंडर। तो ये जो प्रोक्लिविटी होता है इसका मतलब होता है झुकाव, झुकाव या प्रवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए एप्टीट्यूड और डिस्पोजिशन। देन 82 क्वेश्चन, प्रोजेनी। तो प्रोजेनी का यहाँ पे सिनोनिम बताना है हमें, प्रोस्ट्रेट एंड सुपाइन, ट्रिवियल और चाइल्डिश, केयरफुल और स्क्रैपुलस, एंड डी ऑफस्प्रिंग एंड डेसेंडेंट। सो ये जो प्रोजेनी है यहाँ पे, तो प्रोजेनी का जो मीनिंग होता है दैट इज संतान, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी हेयर ऑफस्प्रिंग एंड डिसेंडेंट। 83 क्वेश्चन, प्रोपिशियस। तो प्रोपिशियस का यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, क्रश, पुट डाउन, हार्श और हॉर्स, प्लीजिंग और फेवरेबल, एंड डी टेंट और स्प्रे। 83 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी प्लीजिंग एंड फेवरेबल। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी प्लीजिंग एंड फेवरेबल, और इस प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल। देन 84 क्वेश्चन, प्यूराइल। तो प्यूराइल का सिनोनिम बताना है, एप्टीट्यूड एंड डिस्पोजिशन, हैवी एंड बल्की, हैस्टन एंड एक्सपेडाइट, ट्रिवियल और चाइल्डिश। तो प्यूराइल का जो मीनिंग होता है दैट इज बचकाना, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा दैट इज डी हेयर, ट्रिवियल और चाइल्डिश। 85 क्वेश्चन, पंक्टिलिशियस। तो केयरफुल और स्क्रैपुलस, टर्जिड और सोलन, अनटाइडी और नेग्लेक्टेड, एंड डी यर्निंग और पेंसिव। सो पंक्टिलिशियस का मतलब यहाँ पे होता है परिशुद्ध, शुद्धता से भी ज़्यादा, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा दैट इज ए केयरफुल और स्क्रैपुलस। देन चूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 86 मर्डरिंग ऑफ द किंग। तो किंग का जो मर्डर होता है उसको क्या बोलेंगे, रेजिसाइड। देन 87 मर्डरिंग ऑफ अ टायरेंट, तो टायरेनिसाइड। 88 क्वेश्चन, नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरी टचिंग, दैट इज ट्रूएंट, ट्रेटर, एडजेसेंट और प्लेगियरिस्ट। सो 88 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी एडजेसेंट। 89 क्वेश्चन, ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। बुढ़ापे की जो एज होती है जिसमें एक इंसान फूल की तरह बिहेव करता है, बुद्धू की तरह या किसी मूर्ख इंसान की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, फेमिनिस्ट, क्वैक और डोटेज। सो द करेक्ट आंसर विल बी डोटेज। देन 90 क्वेश्चन, वन हु बिलीव्स वन एज गॉड। तो थियोमेनिया, बम्पकिन, अपोस्टेट और लेक्सिकोग्राफर। So the correct answer will be A here, Theomania. Then choose the word with correct spelling. यहाँ हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो चार ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, मैं सीधे आपको आंसर बता देती हूँ। So the correct answer will be A here, pusillanimous, PUSILLANIMOUS. Then program 92, the correct spelling is B here, PROGRAMME, program. 93 ओकेसन। तो ओकेसन की करेक्ट स्पेलिंग है COCCASION, ओकेसन। एंड 94 क्वेश्चन, अकरेंस। तो अकरेंस की हमें स्पेलिंग बतानी है, तो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, OCCURRENCE, OCCURRENCE। देन 95 क्वेश्चन, नर्सरी। नर्सरी की स्पेलिंग है ANURSERY, तो NURSERY, नर्सरी। नाउ टाइम फॉर अनसीन पैसेज, इसको एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं हम। तो इन माई विलेज अ फेयर इज हेल्ड। तो फेयर क्या होता है, मेला
एवरी ईयर, हमारे जो विलेज में मेला हर साल लगता है. इफ़ आई हैपन टू बी इन माई विलेज ऑन द डे of the fair, I make it a point to attend it. I attended it this year and I retain very happy impression of all the sight and sounds that I enjoyed. तो यहाँ ऑथर बोल रहा है हमारे जो विलेज में हर साल मेला लगता है और मैं यहाँ होता हूँ तो उसको अटेंड भी करता हूँ. तो इस बार उसने ये मेला अटेंड किया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है ये मेला देख करके. एंड it was a cloudy day and so I went to the fair on foot. On the way, I saw a number of villagers dressed in their best clothes going to the fair. They appeared to be in high spirits. They were accompanied by their children who wore turbans of dark red color. तो क्लाउडी जो मौसम होने की वजह से क्या हुआ, ओथर जो पैदल चल के मेले में गया एंड रास्ते में उसने देखा अ नंबर ऑफ विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स रास्ते में नए नए कपड़े पहन के आ रहे थे. उनके साथ उनके बच्चे भी थे जिन्होंने क्या था, टर्बन्स बांधी हुई थी. टर्बन्स ऑफ डार्क रेड कलर, सबने रेड कलर की डार्क टर्बन बांधी हुई थी. टर्बन होता है पगड़ी. एज आई अप्रोच्ड द फेयर आई हर्ड अ मिंगल्ड नॉइज. और जब मैं फेयर में पहुंचा, मेले में पहुंचा, तो मैंने वहाँ मिंगल्ड नॉइज, अलग अलग बहुत सारी मिक्सिंग आवाज़ें सुनी. अ नंबर ऑफ बूथ्स एंड स्टॉल्स constituting the bazaars of the fair met my eyes. Every villager was buying sweets. The children seemed to be going crazy about sweets. तो यहाँ पे मेले का वर्णन किया गया है. सारे के सारे बच्चे जब मिठाई के पीछे पागल हो रहे थे और विलेजर्स वहाँ पे मिठाइयाँ खरीद रहे थे. In the midst of a vast crowd, I saw a rope dancer amusing the audience by keeping his balance wonderfully on the rope. वहाँ ऑथर ने एक रोप डांसर भी देखी जो रोप पे अपना बैलेंस बनाए हुए थी. द विलेजर्स क्लैप्ड देयर हैंड्स. अ लिटिल फर्दर आई सो द इनएविटेबल जगलर. जगलर क्या होता है, बाजीगर. ही वॉज accompanied by two children, one of whom played on the flute and while the other beat a small drum. उसके साथ दो बच्चे भी थे, एक बांसुरी बजा रहा था और दूसरा ड्रम बजा रहा था. The juggler was holding the villagers spellbound by his tricks. The simple-minded villagers looked at him with open-mouthed wonder and went almost delirious with joy at every new trick. To me, of course, most of the tricks appeared stale and dull, but majority of the onlookers applauded him over and over again. तो यहाँ पे कह रहा है कि जगलर जो स्मॉल जो ट्रिक यूज कर रहा था, जिसे देख करके बेचारे जो सीधे साधे विलेजर्स हैं वो बहुत खुश हो गए थे. उनको लग रहा था कि कितनी अच्छे जादू कर रहा है. लेकिन जो हमारा ऑथर है वो बहुत होशियार था, उसको सब मालूम था कि कौन सी ट्रिक कहाँ पे यूज की जा रही है. तो अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री, चिल्ड्रन वर enjoying themselves by riding the merry-go-round and by flying kites. In one corner, I saw a gambling booth where the ignorant peasants wishing to make a little money were being cheated of the little sum they had with them. I did not like it and muttering and oath went on. तो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑथर कि जो बच्चे थे वो मैरी गो राउंड पे झूल रहे थे और जो कुछ बच्चे थे वो काइट्स वहाँ पे उड़ा रहे थे. और एक कॉर्नर में उसने गैम्बलिंग बूथ भी देखा जहाँ पे जो बेचारे सीधे साधे जो इग्नोरेंट पीसेंट थे, जो किसान थे, वो पैसा कमाना चाह रहे थे और जो गैम्बलिंग जो बूथ वाला है वो उनसे चीट कर रहा था. तो ये सब देख के ऑथर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. Evening came and the villagers soon began to disperse. All of them carried something or the other tied or wrapped in a piece of cloth hanging from their shoulders. I too bought some sweets for my younger brothers and made for my home. तो यहाँ पे कहते हैं शाम हो गई और शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे. सब ने जो खरीदना था सब ने खरीद लिया और जो हमारा जो ऑथर है उसने भी कुछ मिठाइयाँ खरीदी अपने यंगर ब्रदर्स, छोटे भाइयों के लिए. एंड मेड फॉर होम, और घर के लिए निकल पड़ा. सो 96 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक इट अ पॉइंट. तो मेक इट अ पॉइंट का यहाँ पे हमें मीनिंग बताना है. नोट डाउन, ट्राई, लिस्ट और एंश्योर. सो 96 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी, एंश्योर. 97 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसलाइक्ड बाय द ऑथर. तो ऑथर को मेले में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी. द लिटिल सम द विलेजर्स हैड
tricks of the juggler, the gambling booth, or the fact that he was cheated. So the correct answer will be C here, the gambling booth. 98 क्वेश्चन, हु वर क्रेजी अबाउट स्वीट्स, तो स्वीट्स के पीछे कौन पागल हुए जा रहे थे या कौन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे स्वीट्स को देख करके? विलेजर, चिल्ड्रन, यंगर ब्रदर्स और नॉट मेंशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, चिल्ड्रन. 99 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इनमें से कौन सा जो ट्रू नहीं है? द फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर, ये करेक्ट है. द विलेजर्स वोर गुड क्लोथ्स टू गो टू द फेयर, ये भी करेक्ट है. द रोप डांसर वाज बैलेंसिंग टू द ड्रम बीट, तो वो ड्रम बीट को बैलेंस नहीं कर रही थी और रोप को बैलेंस कर रही थी, ये हमारा रॉन्ग है. एंड द ऑथर बोथ सम स्वीट, और ऑथर ने भी कुछ मिठाइयाँ खरीदी, ये भी करेक्ट है. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. 100 क्वेश्चन, हु हैड वॉन द टर्बन्स, टर्बन्स किसने पहनी हुई थी? द जगलर, द विलेजर्स, चिल्ड्रन ऑफ द विलेज और नॉट मेंशन्ड. So the correct answer will be C here, children of village. 101, what is the meaning of made for, तो made for का यहाँ मीनिंग बताना है. prepare, about to, invent और moved towards. So the correct answer will be D here, moved towards. Then choose the appropriate meaning of the following foreign expression, तो foreign expression बताने हैं हमें इनके मीनिंग. तो यूरेका, तो यूरेका का मीनिंग क्या होगा? डी, आई हैव फाउंड इट. एंड 102, एक्स निहिलो निहिल फिट, तो 102 चार ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, फ्रॉम नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस्ड. देन 103, एग्जाम्पली ग्रेसिया, तो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा बी, फॉर एग्जाम्पल. 104, फेंस मेकर, तो फेंस मेकर का हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है. द करेक्ट आंसर विल बी बी, गवर्नमेंट. 105, फियास्को, तो फियास्को का जो करेक्ट मीनिंग है दैट इज सी, डिजास्टर. तो फियास्को का जो मीनिंग है दैट इज फेलियर भी होता है और डिजास्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. देन चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यहाँ पे हमें एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं. तो 106 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा वेगेंट, तो फ्रूगल और इकोनॉमिकल, बी डिसरप्टिव एंड सी इरप्टिव एंड डी डिसरिस्पेक्ट. सो 106 द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, फ्रूगल और इकोनॉमिकल. एक्स्ट्रा वैगेंट होता है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, और जो फ्रूगल और इकोनॉमिकल होते हैं वो क्या होते हैं? मितव्ययी, जो पैसों को देखकर खर्च करते हैं. 107, अनइम्पीचेबल, तो ऑप्शन ए रिस्पेक्टफुल, बी ब्लेमवर्दी और रिप्रोचफुल, सी लवेबल एंड डी मेमोरेबल. सो 107 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ब्लेमवर्दी और रिप्रोचफुल. और इसका जो करेक्ट मीनिंग हो जाता है दैट इज जाहिर और स्पष्ट, और वी कैन से निसंदेह. 108, अनबायस्ड, तो अनबायस्ड का यहाँ पे ऑपोजिट बताना है. प्रेजुडाइज्ड, हैरेस्ड, मैसेज्ड और डिसमिस्ड. तो अनबायस्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज निष्पक्ष, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रेजुडाइज्ड. 109, वॉलंटियर, तो वॉलंटियर होता है जो अपनी मर्जी से स्वयंसेवी होता है, अपनी मर्जी से आगे आके काम करता है. और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज सी, कॉन्स्क्रिप्ट. तो ये देखिए ये प्रोस्क्रिप्ट होता है, इसका मतलब होता है अभियोग. कॉन्स्क्रिप्ट होता है भर्ती होने वाला. डेस्क्रिप्ट होता है वर्णन, और रेस्ट्रिक्ट होता है प्रबंध लगाना. सो क्वेश्चन नंबर 109 द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, कॉन्स्क्रिप्ट. 110, ईसोटेरिक, तो ईसोटेरिक का ऑपोजिट वर्ड बताना है हमें यहाँ पे. डिम्पल, जेजून, मिसफॉर्च्यून और सिंपल और कॉमन. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिंपल और कॉमन. देन यहाँ पे हमें प्रोवर्ब फाइंड आउट करने हैं. करेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब कौन सा है इसमें, तो चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए. सो
Question number 111. The correct option will be A here. Good fences make good neighbors. And 112. The correct answer will be B here. Good wine needs no boss. Then 113. Child is the father of man. तो C option is correct here. Child is the father of man. तो वर्ड्सवर्थ की एक पोम है, उसमें से लाइन ली गई है. 114. Art flies in concealing art. So 114. The correct answer will be D here. Art lies in concealing art. 115. A option is correct here. As you sow, so you shall reap. Then choose the correct word used for the given collection of people. तो यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड बताना है कलेक्टिव नाउन के लिए. अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स. तो कलेक्शन ऑफ सेलर्स को क्या बोलेंगे? क्रू, ट्रेन, थ्रोंग और काउंसिल. तो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, क्रू. 117. अ कलेक्शन ऑफ रियोटर्स इज कॉल्ड. तो जो कलेक्शन ऑफ रियोटर्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? गैंग, मॉब, गिल्ड और बेवी. So the correct answer will be B, mob. 118. A collection of judges or jurymen. तो string, hold, panel और corpse. तो the correct answer will be C here, panel. 119. A collection of policemen. तो policemen के collection को क्या बोलेंगे? concourse, company, batch और post. So the correct answer will be D here, post. 120. अ कलेक्शन ऑफ कूलीज. तो जो कूलीज का कलेक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग, क्राउड, यूनियन और ब्रूड. सो द करेक्ट आंसर इज ए, स्ट्रिंग. नाउ चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस फॉर द गिवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसको हमें असर्टिव में चेंज करना है. सो 121. इफ ओनली आई वर यंग अगेन. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, आई विश आई वर यंग अगेन. 122. इफ आई कुड ओनली गेन द फर्स्ट प्राइज. सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, आई अर्नेस्टली डिजायर टू गेन द फर्स्ट प्राइज. 123. एलस दैट youth should pass away. So the correct answer is C here. It is sad to think that youth should pass away. Then 124. How beautiful is night. So the correct answer will be D. Night is very beautiful. 125. To think of your meeting here. So the correct answer is A here. It is strange that we should meet here. So I hope आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी. यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें. ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे इसके बेनिफिट सभी को मिल सकें. और आज का आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए. और आपके जो भी फीडबैक्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने की. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.